हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे RO, ARO, यूपी PSC, लेखपाल वीडियो और इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, राइटिंग विद फायर। और दोस्तों, ये जो फिल्म है राइटिंग विद फायर ये किस पर आधारित है? तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से जो अखबार प्रकाशित हुआ था खबर लहरिया के नाम से, उस पर ये आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, निधिपति सिंघानिया। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक यानी लास्ट 1 ईयर की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, परम प्रवेग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, भारत। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो उत्तराखंड सरकार ने जो है अक्षय कुमार को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम सुतार का निधन हुआ, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, पद्मश्री से। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश से पार्थ मिश्र एवं अटल रॉय चयनित हुए, इनका संबंध किस जिले से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, प्रयागराज से। यूपी रणजी टीम में प्रयागराज के पार्थ मिश्र और अटल रॉय का चयन हुआ है। इस वर्ष 13 जनवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी कोविड-19 के कारण स्थगित की गई थी और अब संक्षिप्त संस्करण में इसके मुकाबले खेले जाएंगे। यूपी के सभी मैच हरियाणा में होंगे और इसका पहला जो मैच है वो कब होगा? तो 17 से 20 फरवरी तक विदर्भ के खिलाफ पहला मैच खेला जाएगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यूपी रणजी टीम में प्रयागराज के पार्थ मिश्र और अटल रॉय का चयन किया गया है। और जो यूपी के सभी मैच ये कहाँ पर होंगे? तो ध्यान रखना है हरियाणा में होंगे। और दोस्तों, ये जो रणजी ट्रॉफी है ये पहले 13 जनवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित किया गया और अब ये जो है पहला मुकाबला 17 से 20 फरवरी तक किया जाएगा। कहाँ पे? ध्यान रखना है हरियाणा में। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रयागराज की बात है तो प्रयागराज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि प्रयागराज कहाँ पर है। तो ये है मैप में प्रयागराज,
इसे जो है पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम बदला गया और उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, इसके अलावा संत रविदास नगर है, मिर्ज़ापुर है, और यहाँ पर ये कौशाम्बी है, और यहाँ पर ये चित्रकूट है। तो ये सारे ज़िले हैं जिनकी सीमा को प्रयागराज टच करता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रयागराज है वो किस राज्य की सीमा को टच करता है, तो ये मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अगर और देखें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों जो प्रयागराज है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा यमुना के संगम पर ये स्थित है। और इसका प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो क्या है, तो प्रयाग इसका प्राचीन नाम है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बदल करके इलाहाबाद रखा था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अभी इसका जो नाम है वो है प्रयागराज, इससे पहले था इलाहाबाद, और इलाहाबाद से भी पहले अगर बात की जाए तो इसका नाम क्या था, प्रयाग इसका नाम था, जिसे बदल करके मुगल सम्राट अकबर ने इलाहाबाद किया था। दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए। कौन कौन से हुए, तो 1888 में अधिवेशन हुआ, 1892 में, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1888 में अधिवेशन हुआ, 1892 में अधिवेशन हुआ, और 1910 में अधिवेशन हुआ। ये कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए, कहाँ पर, प्रयागराज में। और दोस्तों यहाँ पर अध्यक्षता की अगर बात की जाए तो 1888 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की, तो वो की थी जॉर्ज यूल ने। दूसरा जो था 1892, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और जो तीसरा था 1910 में, इसकी अध्यक्षता की थी विलियम वेडरवर ने। ठीक है, ध्यान रखनी है तीनों आपको। दोस्तों इलाहाबाद के कुल्डी हवा से नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्डी हवा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हवा जो एक जगह है, जो स्थान है, वहाँ से धान के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वर्तमान में लखनऊ, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद थी। और कब इसे बदल करके लखनऊ किया गया, तो 1921 में बदल करके, कब, 1921 में बदल करके इसे लखनऊ किया गया, और इससे पहले इसकी राजधानी इलाहाबाद थी। दोस्तों प्रदेश में अगर देखा जाए कि सबसे पहले रेलगाड़ी ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो प्रदेश में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी वो चली थी 1859 में। कब चली थी, 1859 में चली थी, और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो इलाहाबाद से लेकर के कानपुर तक। ठीक है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लेकर के कहाँ तक, कानपुर तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो प्रथम रेलगाड़ी है प्रदेश में चलाई गई थी। दोस्तों प्रयागराज का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है मूंज उत्पादन, ये प्रयागराज का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें प्रयागराज से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी का नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी के साथ करार हुआ यानी समझौता हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार रॉय ने फेडरल यूनिवर्सिटी वुकारी नाइजीरिया के साथ एमओयू साइन किया। एमओयू के तहत दोनों संस्थानों के बीच विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अकादमिक सहयोग स्थापित किया जाएगा। साथ ही दोनों संस्थानों के बीच शिक्षकों, छात्रों और शोधार्थियों का आदान प्रदान भी होगा। संस्थाओं में शैक्षिक मटेरियल व शोध तकनीकों का भी आदान प्रदान हो सकता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय का जो है किस देश के संस्थान के साथ अभी समझौता किया गया, एक एमओयू साइन किया गया, तो ये किया गया है फेडरल यूनिवर्सिटी वुकारी नाइजीरिया के साथ। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक और संस्थान का किस देश के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी बीएचयू जो कि वाराणसी में है, तो इस संस्थान ने जो है जापान के निगाता विश्वविद्यालय से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने NSWS के साथ एकीकृत जम्मू कश्मीर एकल खिलाड़ी निर्गम प्रणाली का शुभारंभ किया। NEWS इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक से जुड़ा है,
जो जम्मू कश्मीर के 45 औद्योगिक पार्कों की मेजबानी करता है। यह निवेशकों के लिए जम्मू कश्मीर में उपलब्ध भूखंड खोजने में मदद करेगा। एक ऐतिहासिक उपलब्धि में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली यानी NSWS में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में सुगमता की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है ये NSWS के साथ शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। दोस्तों NSWS है क्या? तो भारत सरकार की वर्ष 2020 की बजटीय घोषणा के अंतर्गत NSWS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसे सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, कपड़ा और उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया था। यानी इसकी जो घोषणा है वो 2020 के दौरान की गई थी और इसे शुरू किया गया था सितंबर 2021 में। और दोस्तों NSWS में अगर देखा जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के कितने राज्य इसमें शामिल हैं, तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है NSWS में शामिल होने वाला। और वैसे हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो भी इसमें शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो कि कहाँ पर खोला गया? जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में, नाम ध्यान रखना है, जम्मू और कश्मीर की किस जगह पर? गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खुल गया जो यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसका नाम स्नोग्लू रखा गया है। नाम भी ध्यान रखना है, इस इग्लू कैफे का स्नोग्लू इसका नाम है। इसे वसीम शाह ने बनवाया है। नाम भी ध्यान रखना है, किसने बनवाया? तो वसीम शाह ने इस इग्लू कैफे को बनवाया है। इसका व्यास कितना है? तो 44.5 फीट इसका व्यास है और 37.5 फीट इसकी ऊंचाई है। यह कैफे इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बन गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे ये कहां पर खोला गया? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। और इसे किसने बनवाया है? तो वसीम शाह ने इसे बनवाया है। और इसका नाम क्या रखा गया? तो स्नोग्लू इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नासा के द्वारा। नासा के द्वारा एटलस यानी एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है। यह एटलस एक अत्याधुनिक क्षुद्रग्रह पहचान प्रणाली है जिसे हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। एटलस अब हर 24 घंटे में पूरे अंधेरे आकाश की खोज करने में सक्षम है। इस प्रकार नियो यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को खोजने, ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने के नासा के निरंतर प्रयास के लिए यह एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गई है। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसका जो क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम है ये 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है। और इस सिस्टम का नाम क्या है? तो एटलस इसका नाम है। इसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है और देश का नाम ध्यान रखना है कि जो एटलस है ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको बनाया है, इसका विकास किया है, तो वो क्या है? नासा ने, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब दोस्तों ये जो एटलस है क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम, ये 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम बन गया है। यानी इसका मतलब क्या है? तो ये 24 घंटे पूरे आकाश की खोज करने में सक्षम बना है और ये एक बड़ी उपलब्धि है पृथ्वी के आसपास के ऑब्जेक्ट को खोजने, ट्रैक करने और निगरानी करने में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र
किस राज्य में स्थापित होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। संयंत्र को 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम द्वारा लगाया जा रहा है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इसे स्थापित किया जा रहा है। और ये जो संयंत्र होगा ये हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में जो गवर्नर है वो कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश में गवर्नर हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य है इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए कि भारत में इसका कौन सा स्थान है तो एरिया के हिसाब से एरिया वाइज ये सेकंड नंबर पर आता है। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज जो इसकी रैंक है वो कितनी है? तो ये 5वें नंबर पर आता है, 5th पोजीशन पर। अब दोस्तों मध्य प्रदेश से अगर देखें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मध्य प्रदेश से हैं और इनमें से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी जो यूपी टेट का एग्जाम था तो उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर हल्दी कुमकुम समारोह रथ सप्तमी मनाया जाता है। वर्ष 2022 में माघ शुक्ल सप्तमी जिसे रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है 7 फरवरी को मनाया गया। यह दिन सूर्य नारायण की पूरी श्रद्धा से पूजा करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो रथ सप्तमी त्योहार है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर यह त्यौहार मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर एयर शो 2022 में कौन सा भारतीय विमान हिस्सा लेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेजस। 15 से 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में भारत का लड़ाकू विमान तेजस हिस्सा लेगा। इस एयर शो में 4 वायुसेनाओं और 2 निजी कंपनियों के 8 उड़ान प्रदर्शन तथा फ्लाई पास्ट कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। तेजस ने पिछले साल नवंबर में दुबई एयर शो में हिस्सा लिया था। तेजस एकल इंजन और बहुभूमिका वाला अत्यंत फुर्तीला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर एयर शो 2022 में भारत का कौन सा लड़ाकू विमान हिस्सा लेगा? तो भारत का जो लड़ाकू विमान है तेजस वो इस एयर शो में हिस्सा लेगा। और ये जो एयर शो है ये कब आयोजित किया जाएगा? तो 15 से 18 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइमेजनिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 15-16 फरवरी 2022 को राइमेजनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। ग्लोबल समिट का आयोजन ब्लूमबर्ग के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। यह 2 दिनों के लिए ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और जनता की भागीदारी के लिए खुला है। शिखर सम्मेलन में 25 संग्रहालय विज्ञानी और संग्रहालय पेशेवर भाग लेंगे जो संग्रहालयों के लिए नई प्राथमिकताओं और प्रथाओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 15 और 16 फरवरी 2022 को राइमेजनिंग
म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। और ये जो आयोजन है ये किसके साझेदारी में किया जाएगा, तो ग्लोबल समिट का आयोजन जो है ये ब्लूमबर्ग की साझेदारी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों से किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ड्रोन के आयात पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये जो नियम है, ये जो प्रतिबंध है, ये कब से लागू होगा, तो ये 9 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। तो अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकता है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। यानी जब ड्रोन जो है विदेशों से नहीं खरीदे जाएंगे तो हमारे देश में जो ड्रोन का निर्माण होगा उसको बढ़ावा मिलेगा। और सरकार का भी यही उद्देश्य है कि हमारे देश में जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको बढ़ावा मिले। तो इसी वजह से अब विदेशों से ड्रोन का आयात नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 11 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम निम्न में से कौन बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, भारतीय टीम। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा पत्रकार हमले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुए? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। जिसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।